हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन। वैक्सीन से पहले हम पढ़ चुके हैं प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा के कितने प्रकार होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत हम पढ़े थे कि जब एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है तब हमारे इम्यून कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में हम पढ़े थे कि पैसिव इम्यूनिटी में सीधे एंटीबॉडी को बॉडी में प्रवेश करा दिया जाता था और रोगों से हमें लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती थी। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन उसी पर बेस्ड है, इम्यूनिटी को ही डेवलप करने का ही एक तरीका है आर्टिफिशियली, है ना। हम इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में भी पढ़े थे, सक्रिय प्रतिरक्षा में दो प्रकार का पढ़े थे। उसमें हम क्या पढ़े थे कि एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल तरीके से, यदि सामान्य तरीके से किसी भी एंटीजन का या चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे सूक्ष्म कोई भी प्रकार का सूक्ष्मजीव हो या फिर कोई बाह्य पदार्थ हो, उससे यदि लड़ने की क्षमता डेवलप हो रही है नेचुरल तरीके से तो वो कहलाता है प्राकृतिक, है ना। एंटीबॉडी बन रही है और प्रतिरक्षा डेवलप हो रही है तो। और दूसरा, यदि बाहर से किसी तरीके से यदि एंटीजन को या सूक्ष्म जीव के किसी पार्ट को या मृत या उसका कमज़ोर किया हुआ पार्ट को, एंटीजन को बॉडी में प्रवेश कराया जाता है और फिर उसके अनुसार इम्यूनिटी को डेवलप की जाती है तो वो प्रतिरक्षा कहलाता है आर्टिफिशियल। तो ये हम वैक्सीन के माध्यम से करते हैं, कृत्रिम रूप से हम इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। तो उसके लिए वैक्सीनेशन को अपनाया गया है। वैक्सीनेशन किया जाता है कि कमज़ोर या मृत किया हुआ पैथोजन या पैथोजन का कोई पार्ट, है ना, जो हमको रोग उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, वो कहलाता है एंटीजन। और एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की इम्यून सेल्स जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती हैं। और यही मेन सिद्धांत है वैक्सीनेशन का कि जैसे ही एंटीजन को हम डालेंगे आर्टिफिशियली तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होगा और हमारे शरीर की इम्यून कोशिकाएं जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, एंटीबॉडी डेवलप होगा और इम्यूनिटी हमारे शरीर की डेवलप हो जाएगी। तो क्या होता है कि जनरली हम सामान्य तरीके से कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, अन्य पैथोजेंस के संपर्क में हमेशा रहते हैं तो हमारे शरीर की इम्यून कोशिकाएं नेचुरली तो एंटीबॉडी डेवलप करती हैं और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिसीज़ की पैथोजेंस को हमारी बॉडी जो है वो लड़ नहीं सकती और उसके लिए एंटीबॉडी तुरंत निर्माण नहीं कर पाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है ना। तो उससे बचने के लिए, इस स्थिति से बचने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा मतलब इतना मजबूत नहीं होता है कि हर एंटीजन से लड़ सके। तो कुछ एंटीजन से जिनसे लड़ नहीं पाता है तो उससे बचने के लिए, उसके प्रभाव से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। यानी कि कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से हम एंटीजन को शरीर में डालते हैं। पहले से ही रोग आए उससे पहले से ही उस एंटीजन को बॉडी में डाल दिया जाता है। एंटीजन का कोई पार्ट को मृत या कमज़ोर करके उसको डाल दिया जाता है ताकि जब उसका अटैक हो उससे पहले ही शरीर में उसके लिए एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। तो वैक्सीनेशन क्या है, तो वैक्सीनेशन का सबसे पहले शुरुआत किया था एडवर्ड जेनर ने 1790 में चेचक का टीका का आविष्कार करके। तो चेचक का टीका उन्होंने कैसे आविष्कार किया था, जैसे गायों में चेचक होता था, उसके साथ में जो एक लड़का रहता था उसे कभी चेचक नहीं हुआ तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि इस लड़के के बॉडी में चेचक का वायरस है कि नहीं। जब उन्होंने देखा कि उसके बॉडी में चेचक का वायरस तो है लेकिन कमज़ोर रूप है उसका, तो उससे उसको चेचक नहीं होता था। तो उसी सिद्धांत को उन्होंने अपनाया और यह सोचा कि यदि कोई भी पैथोजन को कमज़ोर या मृत करके यदि शरीर में डाल दिया जाता है तो उसी के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो उसी के आधार पर चेचक का टीका उन्होंने आविष्कार किया था, जो वायरस था। चेचक भी एक वायरस के द्वारा होता था। उसके बाद लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया का टीका बनाया। उसके बाद आगे तो फिर टीके जो हैं वो लगातार बनते चले गए। कई बीमारियों के लिए, अन्य कई बीमारियों के लिए टीके या वैक्सीन का निर्माण हो चुका है। तो अब वैक्सीन क्या है, परिभाषा देख लेते हैं कि कोई भी मृत, डेड या वीक, कमज़ोर किया हुआ या ट्रीटेड या उपचारित किया हुआ पैथोजन जिसे शरीर में यदि प्रवेश कराया जाता है, जिसे समाप्त करने के लिए हमारी बॉडी की इम्यून कोशिकाएं एक्टिव होकर एंटीबॉडी बनाने लगती हैं और
हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है? वैक्सीन। और इस वैक्सीन को शरीर में डालने की जो प्रक्रिया होती है वो वैक्सीनेशन कहलाती है। अर्थात कमज़ोर या उपचरित पैथोजन वायरस या बैक्टीरिया को या उसका कोई पार्ट को इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी पैथोजन का पार्ट या पूरा पैथोजन का कमज़ोर या मृत किया हुआ पैथोजन को हम बॉडी में डालते हैं तो वो हमारे शरीर में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न न करे बल्कि हमें उस रोग से बचाए, ये मुख्य उद्देश्य है। तो अब हमारे मन में ये विचार आता है कि जिस पैथोजन से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है उसी पैथोजन को शरीर में फिर क्यों डाला जाता है? तो वास्तव में हम जिस फॉर्म में वो हमें रोगी बनाता है या रोग उत्पन्न करता है हमें, उस फॉर्म में हम एंटीजन या पैथोजन को नहीं डालते हैं, रोग कारक को, बल्कि उसको क्या करते हैं? कमज़ोर कर देते हैं या उपचरित कर देते हैं और या फिर मृत कर दिया जाता है केमिकली और या अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा उसको मृत कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है, या फिर उसके शरीर का कोई एक पार्ट को लेकर डाल दिया जाता है जो ना तो रेप्लिकेट कर सकता है ना ही म्यूटेट हो सकता है। तो कमज़ोर या मृत किया हुआ या उसका कोई एक पार्ट को डाला जाता है, इसलिए वो हमें रोगी नहीं बनाता बल्कि उसे देखकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होता है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे देश में जैसे दुश्मनों का आक्रमण होता है तो दुश्मन ना आकर दुश्मन की लाश आई है और उसे देखकर हमारी सेना एक्टिव हो जाती है, तो उसी तरह से पैथोजन को ना देखकर पैथोजन की लाश हमारी बॉडी में आती है और उसे देखकर उसे मारने के लिए उसके अगेंस्ट जो है वो सक्रिय हो जाती हैं इम्यून सेल्स और उसी के अनुरूप एंटीबॉडी बनाने लगती हैं और हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो एक तरह से नकली पैथोजन शरीर में डाला जाता है और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी डेवलप होकर बॉडी में तैयार हो जाती हैं, ताकि जब असली दुश्मन या असली पैथोजन हमारे शरीर को अटैक करे उस समय ये हमारी रक्षा कर सकें। एंटीबॉडी जो है वो जाकर तुरंत अटैक करके एंटीजन को समाप्त कर देती हैं और इस तरह से रोगों से हमारी रक्षा हो जाती है। तो वैक्सीनेशन का मेन मोटो या मेन उद्देश्य क्या है कि पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है या रोग कारक हमारी बॉडी में आ रहा है तो वो रोग न उत्पन्न करे बल्कि रोगों से हमारी रक्षा करे। तो ये किस तरह से कार्य करता है कि जैसे देखिए वीक एंड ट्रीटेड पैथोजन की या पार्ट ऑफ पैथोजन माने कोई भी कमज़ोर या मृत या उसका एंटीजन का कोई पार्ट को माने पैथोजन का कोई पार्ट को हम लेकर उसको बॉडी में डाल देते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर की जो इन्नेट इम्यूनिटी है, सहज प्रतिरक्षा है, जो जन्म से लेकर हम आए हैं, वो इम्यूनिटी जो है WBC की कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होती है, वो पहले कोशिश करती हैं कि इस एंटीजन को मारकर ख़त्म किया जाए। जो हम कमज़ोर करके जो पैथोजन डाले हैं उसके अगेंस्ट वो कोशिश करती हैं। जनरली इसमें ये फेल हो जाती हैं। उसके बाद ये इसकी सूचना किसको देती हैं? एडाप्टिव इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा की कोशिकाओं को टी सेल्स को देती हैं और टी सेल्स जो हैं वो उसकी सूचना को बी सेल्स को देती हैं और बी सेल्स लास्ट में क्या बनाती हैं? इसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोटीन या एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। और यही प्रोटीन जो है वो एंटीजन के से लड़कर हमें हमारी रक्षा करती है और हम हेल्दी हो जाते हैं। तो ये है वैक्सीनेशन का मेन प्रिंसिपल कि सबसे पहले हम वीक और ट्रीटेड या उपचरित किया हुआ पैथोजन को शरीर में या पैथोजन का कोई टुकड़ा को शरीर में डालते हैं तो हमारी सहज प्रतिरक्षा पहले कार्य करती है। यह फेल हो जाती है, उसके बाद असफल होती है तो उसकी सूचना जो होती है वो स्पेशल जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वहाँ तक पहुँचाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा में 2 प्रकार की विशेष कोशिकाएँ होती हैं जो कार्य करती हैं, टी सेल्स, बी सेल्स। टी सेल्स जो होती हैं सूचना को बी सेल्स को पहुंचाती हैं और एक्चुअल में बी सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर लेती हैं। लेकिन बी सेल्स की जो सिर्फ एंटीबॉडी का ही निर्माण नहीं करती लड़ने के लिए, बल्कि क्या करती हैं, इसमें से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उसको मेमोरी में रख भी लेती हैं। तो तुरंत तो मतलब हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के बाद जो अटैक होता है तो तुरंत एंटीजन से हमारी रक्षा हो जाती है, लेकिन कुछ सालों बाद भी इसकी मेमोरी में कोशिकाएं जो होती हैं वो रख लेती हैं इस एंटीजन के बारे में। और जब दोबारा सालों बाद भी माने कई सालों बाद भी यदि अटैक होता है तो वो हमें हमारी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर हमारी रक्षा करते हैं। तो ये हो गया मेन वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पर वैक्सीन को निर्माण किया जाता है। इसी प्रिंसिपल पर इम्यूनिटी के बेस पर और पैथोजन के
पार्ट को लेकर किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरीके से निर्माण की जाती हैं और किस प्रकार का वैक्सीन जो है वो किस रोग के लिए उपयोग किया जाता है। अब आते हैं वैक्सीन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन है, सबसे पहले देखिए जीवित छीड़ टीके यानी कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। इसके अंतर्गत कौन से वैक्सीन्स आते हैं कि इसमें एंटीजेंस को मारा नहीं जाता है, बल्कि एंटीजेंस को या पैथोजन को, जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं, चाहे वायरस है चाहे बैक्टीरिया है, उसको क्या करते हैं, इसको जीवित ही डाला जाता है लेकिन कमज़ोर कर दिया जाता है, उसको उपचारित करके उसको कमज़ोर कर दिया जाता है, लेकिन उसके शरीर के सारे हिस्से होते हैं वो लाइव होता है। और इस तरह के टीके उपलब्ध होते हैं, किसमें यूज़ किया जाता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन या जीवित एंटीजन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि BCG का टीका जो टीबी के लिए किया जाता है, बच्चे के जन्म के साथ ही उसको तुरंत ही दिया जाता है। BCG का टीका वो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। उसी तरह से MMR का वैक्सीन जो दिया जाता है बच्चों को, मीज़ल्स, मम्प और रूबेला, है ना। MMR का अर्थ क्या है, मीज़ल्स, मम्प एंड रूबेला। तो ये भी जीवित लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तीसरा है ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो का ड्रॉप जो 1 महीने में 3 महीने के बच्चे को दिया जाता है, उसके बाद साल भर में फिर दिया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, लाइव या जीवित छीड़ टीके के अंतर्गत आता है। तो ये टीके जो होते हैं वो अधिक लाइव एटेन्यूएटेड टीके अधिक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और इनके 1 या 2 डोज से ही इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ना। लेकिन जीवित छीड़ टीके जो होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं कि जीवित बैक्टीरिया वायरस को बॉडी में डाला जाता है, तो कभी कभी उसमें म्यूटेशन हो जाने की संभावना होती है, उनके म्यूटेट हो जाने की संभावना होती है और उसके म्यूटेंट फॉर्म के लिए बॉडी में एंटीबॉडी तुरंत नहीं बन पाता है और उससे क्या होता है, कई बार कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को नुकसान भी पहुंचता है। तो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले को इस तरह से जीवित छीड़ टीके का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है मारक टीके या किल्ड वैक्सीन्स। किल्ड वैक्सीन्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कॉलरा का वैक्सीन है, टाइफाइड का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस A का वैक्सीन है और उसी तरह से कोरोना का कोवैक्सीन जो है वो भी मारक टीके के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई भी बैक्टीरिया व वायरस को पूरी तरह से मार दिया जाता है और मृत बैक्टीरिया या मृत वायरस को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और उसके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडी डेवलप किया जाता है। तो इस तरह का वैक्सीन कहलाता है मारक टीका या किल्ड वैक्सीन्स कहलाते हैं। इसमें कोवैक्सीन जो अभी आया है कोरोना के अगेंस्ट, वो पूरी तरह से उसको मार दिया जाता है कोरोना के वायरस को और उसके मरे हुए रूप का जो है वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट किया जा रहा है। तो उसके बाद आता है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट यानी कि उसका कोई एक हिस्सा को, कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस का कोई एक हिस्से को लेकर या दूसरे किसी भी ऐसे वेक्टर के साथ में उसको रिकॉम्बिनेंट करके जोड़कर डाला जाता है, अकेला न डालकर। जो पैथोजन हमको रोगी बनाता है उसके एंटीजेनिक हिस्सा को निकाल कर, है ना, उसके एंटीजन वाला हिस्सा जो हमको रोगी बना रहा है उस हिस्से को निकाल कर किसी अन्य ऐसे वायरस या बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेट कर दिया जाता है जो हमारे शरीर के लिए कम नुकसानदायक है। तो उस दोनों को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है इस तरह का वैक्सीन को। और ये इसमें आते हैं हेपेटाइटिस B का वैक्सीन, सामान्य इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है वो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है। और उसी तरह से कोरोना का जो कोविशील्ड है वो भी इसी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। उसमें एक लिया जाता है जो हमको कोरोना का वायरस है SARS-CoV-2, उसका जो प्रोटीन होता है स्पाइक प्रोटीन, इस तरह से जो निकला हुआ प्रोटीन है कोरोना के, इसमें स्पाइक्स जो होते हैं इसमें जो प्रोटीन स्थित होता है, इस प्रोटीन वाला पार्ट को निकाल कर, इस तरह से प्रोटीन वाले पार्ट को निकाल कर एडिनो वायरस जो कि चिंपैंजी में इन्फ्लुएंजा उत्पन्न करता है, उस वायरस के साथ में जोड़कर एक नया रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार किया जाता है। जैसे ये है इस तरह से इसका DNA स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का है और एडिनो वायरस के साथ में इस तरह से उसके DNA के साथ में जोड़कर एक नया रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार किया जाता है और इसको होस्ट सेल में डालकर कल्चर किया जाता है और कल्चर करके इसकी बहुत अधिक संख्या प्राप्त करके उसको वैक्सीन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये सब यूनिट या कॉन्जुगेटेड हेपेटाइटिस B, इन्फ्लुएंजा और कोरोना आदि के वैक्सीन जो होते हैं इसके अंतर्गत आ रहे हैं। और इसमें कोविशील्ड जो है वो किस में आ रहा है, सब यूनिट या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। उसी तरह से एक आता है टॉक्साइड वैक्सीन।
या डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन को देखते हैं कि इसमें एंटीजन का, डीएनए का उस जीन को खोजा जाता है जिसमें जिस जीन के द्वारा उस बैक्टीरिया वायरस से पैथोजन माने रोग उत्पन्न करने वाला जो जीन वाला, प्रोटीन वाला जो जीन है, उसी जीन को निकाल कर उसको फिर क्या किया जाता है, कॉपी कराया जाता है और उसके बाद फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज़ प्राप्त करके उसको डीएनए को सेपरेट करके उसको उसकी कई कॉपीज़ प्राप्त करके उसको वैक्सीन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है डीएनए वैक्सीन। तो इसका अभी तक हम पूरी जानकारी अभी तक इसकी नहीं है कि वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हुआ है। उसके बाद आता है टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन आता है, टॉक्साइड माने कोई भी पैथोजन का जो विषैला पदार्थ है उसको उसके विषैलेपन को समाप्त कर दिया जाता है और उस एंटीजन के माने जो एंटीजन से जो विषैला पदार्थ स्रावित होता है उसका विषैलापन को तो समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी यानी कि प्रतिजन का जो गुण पाया जाता है, एंटीजन का गुण, उसको सेफ रखा जाता है और उसको फिर वैक्सीन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ट्रीटेड जो उसका एंटीजन का है, एंटीजेनिसिटी बनी रहती है और उसका विषैलापन समाप्त करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो वो कहलाता है टॉक्साइड वैक्सीन। तो ये डिप्थीरिया के लिए और टिटनस के लिए इस तरह का वैक्सीन उपयोग किया जाता है। और एक और कंबाइंड वैक्सीन यूज़ किया जाता है जैसे डीपीटी का, ट्रिपल एंटीजन जिसको कहा जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस 3 प्रकार के रोगों के लिए एक साथ मिलाकर 3 वैक्सीन को दिया जाता है। इसको ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। तो ये टॉक्साइड वैक्सीन के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से उसके बाद ये आता है डीएनए वैक्सीन के बारे में बता दिए हैं कि ये विशेष उस जीन को लेकर उसकी कॉपी करके तैयार किया जाता है, वो तरीका है। तो कुल मिलाकर हम अभी क्या देखें, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन यानी जीवित क्षीण टीके, मारक टीके, उप-इकाई या संयुग्मित या कॉन्जुगेटेड टीके, और ये हैं। तो इसमें अब देखते हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड 2 वैक्सीन अभी मार्केट में जो उपलब्ध हैं। इसमें एक और आता है स्पुतनिक करके। तो स्पुतनिक में क्या करते हैं, एडिनो वायरस के 2 स्ट्रेन को अलग अलग तरीके से स्पाइक प्रोटीन के साथ मिलाकर अलग अलग डोसेज में दिया जाता है। तो कोविशील्ड में और स्पुतनिक में सिर्फ इतना ही अंतर है कि एडिनो वायरस का कोविशील्ड में एक ही स्ट्रेन डाला जाता है, जबकि स्पुतनिक में 2 अलग अलग स्ट्रेन को SARS-CoV-2 के साथ में कॉम्बिनेट करके डाला जाता है। कोरोना वायरस की कोवैक्सीन की कहा जा रहा है कि 80% एफिकेसी रेट है, यानी कि ये अधिक प्रभावशील है 80% और ये 70%। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें देखिए कोरोना वायरस का सिर्फ एक पार्ट को डाला जा रहा है, स्पाइक प्रोटीन को, जबकि इसमें पूरा का पूरा उसके बॉडी के हिस्से को डाला जा रहा है और वो भी मृत करके डाला जा रहा है। तो मृत है तो ना तो वो म्यूटेट हो सकता है, ना ही रेप्लिकेट कर सकता है, और उसके बॉडी के सारे हिस्से उपस्थित हैं, इसीलिए ये वैक्सीन को ज़्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है अपेक्षाकृत इसके कोविशील्ड के। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे अभी स्थिति जैसी बन रही है पूरी दुनिया में, तो वैक्सीन अच्छा या बुरा देखने की स्थिति अब नहीं रही है। कोई भी वैक्सीन यदि उपलब्ध है आपके आसपास तो वो ज़रूर लगवाइए। वैक्सीन लगवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी उसको छांटने का, देखने का अभी हमारे पास समय नहीं है। कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी क्या हमको कोरोना हो सकता है। तो वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना होने का चांस 20% है, और वो तभी हो सकता है कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव वैक्सीन लगने के बाद भी, जब वह कोरोना पॉजिटिव पहले से रहा हो उसके बॉडी में कोरोना के वायरस, या फिर जब वो वैक्सीन लगवाने गया है उस समय यदि उसको कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है, तभी वो वैक्सीन के बाद कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। और यदि पॉजिटिव आता भी है तो उससे डेड होने के चांस जो होते हैं, डेथ रेट जो है वो कम है, मरने के चांसेस उसमें काफ़ी कम है। और मेरी तो यही सलाह है कि वैक्सीन कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है। वैक्सीन होती है जो हमारी रक्षा ही करेगी, इसलिए वैक्सीन लगवाइए। और वैक्सीन के मिथ जो हैं, जितने भी मन में शंकाएं हैं, संदेह हैं, वो समाप्त कीजिए। जाइए वैक्सीन लगवाइए, खुद अपनी रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए, और इस तरह से अपने देश की आप रक्षा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।